माननीय विज्ञान संस्थान के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परिसर के इस बृहस्पति सभागार अर्थात जुपिटर हॉल में पधारे हमारे मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अति विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, अति विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी IAS, आदरणीय प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी IAS, आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर CM सिंह जी, लखनऊ से पधारे हमारे अन्य समस्त गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के अधिकारीगण, समस्त वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं सह संकाय सदस्यगण, उपचारिकाएं, कर्मचारीगण, रेजिडेंट्स, छात्र छात्राएं एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत एवं अभिनंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभ की आराधना करते हुए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुजीत राय, एडिशनल प्रोफेसर, सर्वप्रथम आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन एग्रोनीमा के पौधे से करना चाहूंगा और मैं अनुरोध करूंगा आद्यान चिकित्सा विभाग ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत चंद्रा जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन एग्रोनीमा के पौधे से करें। यह पौधा सौभाग्य का परिचायक है। अब मैं अपने संस्थान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे इस समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण का अभिनंदन भी एग्रोनीमा के पौधे से करें। धन्यवाद संकायाध्यक्ष महोदय। अब मैं संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण का अभिनंदन भी एग्रोनीमा के पौधे से करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं संस्थान की वित्त अधिकारी श्रीमती रागिनी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे संस्थान के अध्यक्ष व प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह IAS का अभिनंदन भी एग्रोनीमा के पौधे से करें। अब मैं आवाज दूंगा अपने संस्थान की कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल जी से कि वो हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा IAS जी का भी अभिनंदन एग्रोनीमा के पौधे से करें। अब मैं हृदय वक्ष एवं संवहनी रोग शल्य क्रिया विभाग अर्थात CVTS के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अजितेश प्रकाश जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे संस्थान परिवार के मुखिया आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर CM सिंह जी का अभिनंदन भी एग्रोनीमा के पौधे से करें। अब मैं आवाज दूंगा हृदय रोग विज्ञान विभाग कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष किसी भी शैक्षणिक संस्थान की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक वहां के शिक्षकों और छात्र छात्राओं पर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की अनुकंपा न हो। उसी अनुकंपा को सदैव बनाए रखने के लिए अब मैं MBBS के छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वे मां का आह्वान करें और साथ ही मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन समस्त अति विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथि गणों से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
है कि पवित्र आभा का संचार पूरी सभागार में हो रहा है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज दूंगा जो अत्यंत ही सरल स्वभाव के होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही जिन्होंने कोविड-19 महामारी का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार रोकने एवं साथ ही साथ हमारे प्रदेश के सभी 75 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त कराने में एक महती भूमिका निभाई है और सौभाग्य से वे हमारे संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, मैं अनुरोध करूंगा श्री मनोज कुमार सिंह जी IAS से कि वो इस अवसर पर पधारें और अपने हमारे सभी अतिथियों के लिए अपने स्वागतात्मक भावनाओं को शब्द दें। नमस्कार। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव मेडिकल हेल्थ एजुकेशन, डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी के सभी सदस्य, छात्र साथियों, मैं सबसे पहले इस चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबका इस कार्यक्रम में इस संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करता हूं। विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज भी अपना समय हम लोगों के बीच में दिया है। साथियों, ये इंस्टीट्यूट पिछले साल लगभग 9 लाख लोगों का इन्होंने OPD में इलाज किया, जो लगभग एक दिन में 2500 के आसपास लोगों के इलाज से संबंधित है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज आपके इंस्टीट्यूट में है, जो न सिर्फ अच्छी क्वालिटी पेशेंट केयर के लिए बल्कि कटिंग एज ट्रीटमेंट के लिए भी देश में मशहूर है। बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टी है इस इंस्टीट्यूट की, जो कि यहाँ की एजुकेशन के लेवल को और पेशेंट के केयर के लेवल को दोनों को ही एक बहुत ही अच्छे स्तर पर ले जाता है। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं आपके यहाँ, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, जिसमें अलग अलग हिस्से से न सिर्फ प्रदेश के बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। एक एफोर्डेबल हेल्थ केयर जनता को देना बगैर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, ये एक बहुत जरूरी आवश्यकता है जो ये संस्थान पूरा करता है। एजुकेशन और रिसर्च भी इनके बहुत अच्छे स्तर के हैं और मैंने पढ़ा कि कई लैंसेट जर्नल वगैरह में भी आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। इस तरह की चीजें, रिसर्च और पब्लिकेशन आपको न सिर्फ अपडेट रखती हैं बल्कि संस्थान में जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। एक बहुत ही अच्छी पहल संस्थान ने की है कि हर स्टूडेंट को 5 परिवारों को अडॉप्ट करने की बात है। ये आपको शुरू से एक चीज बताएगा कि परिवारों में हेल्थ का क्या इम्पैक्ट होता है। ये कई खूबियां हैं आपके संस्थान में। मैं कुछ चैलेंजेस आपके सामने रखना चाहूंगा जो हम लोग प्रदेश के रूप में अभी हेल्थ के सेक्टर में फेस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो कि पूरे देश में एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश है जो इस सपना को पूरा करने के बहुत ही करीब है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरह का नेतृत्व हेल्थ के सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मिल रहा है। प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी और बहुत घनी आबादी, हाई डेंसिटी, ये बहुत बड़ा चैलेंज पोज करता है हेल्थ के सेक्टर में। रूरल अर्बन हेल्थ की जो डिस्पैरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये दूसरा चैलेंज है। हेल्थ बर्डन, डिजीज की जो बर्डन है उसको कम करना, हाई इंसिडेंस बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा है, इनको हमें टैकल करना है, डील करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी भी लगभग 167 है जबकि नेशनल एवरेज 97 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 38 है प्रदेश का जबकि नेशनल एवरेज 28 है। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा सिर्फ एक बात बताते हुए आपको कि यूपी में अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लगभग 60% है, जबकि ये देश में 48% है और WHO का जो मानक है उसके हिसाब से इट शुड बी लेस देन 20%। ये एक बहुत बड़ा कारण है इलाज और महंगी चिकित्सा, जो कि वो परिवार जो गरीबी के आसपास है वो गरीबी ले जाके उनको गरीबी में ले जाने के लिए।
तो ये संस्थान इसमें अच्छा डेडिकेटेड रोल प्ले कर रहा है और आगे हम लोग और तेजी के साथ जो इन चैलेंजेस हैं उनको मीट करने में काम करेंगे। और प्रदेश सरकार लगभग अपने बजट का 6% हिस्सा 47,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च करती है। देश में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जीडीपी के जो लगभग 2.1-2.2% खर्च करती है भारत सरकार, और हमारे यहाँ ये जीडीपी का लगभग 1.8% है। वर्ल्ड रिकमेंड करता है कि ये हम लोग अपने 5% के ऊपर ले जाए इसके जीडीपी के। तो मैं इस अवसर पे एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा और आप सबका एक बार आह्वान करना चाहूंगा कि जो नाम आपने कमाया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाना है और प्रदेश में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको और स्ट्रीमलाइन करना है और गरीबों तक उसको और सुलभ तरीके से पहुंचाना है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। परिश्रम अवश्य लगते अर्थात परिश्रम से सफलता मिलती है और ये उसी परिश्रम का परिणाम है कि 14 वर्ष पूर्व सिर्फ 20 बिस्तरों से शुरू हुआ एक अस्पताल आज 1350 बिस्तरों का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। और यह तभी हो पाया जब हमने प्रति वर्ष अपने इस परिश्रम का पुनर्मूल्यांकन अर्थात आत्मनिरीक्षण किया। इसी क्रम में मैं अपने संस्थान परिवार के मुख्य आदरणीय निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह जी, जो एक अत्यंत कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा वीडियो शोधकर्ता भी है, जिनके कई शोध लैंसेट और नेचर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर प्राप्त शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वे संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट यहाँ उपस्थित सभी के साथ साझा करें। आदरणीय निदेशक महोदय। धन्यवाद डॉक्टर सुजी। परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री का कैबिनेट मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री विजय पाठक जी, माननीय स्टेट मिनिस्टर संसदीय का मेडिकल एजुकेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एके सिंह जी, यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स, रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स, समस्त कार्मिक और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण एवं समस्त सहयोगी साथियों का संस्थान के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, गहन एवं व्यापक मार्गदर्शन से संस्थान अनवरत प्रगति पथ पर अग्रसर है। आप सभी के समक्ष संस्थान की वार्षिक उपलब्धियों का संक्षेप प्रस्तुत करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ में कुल 41 डिपार्टमेंट है, जहां बेस्ट प्रैक्टिसेस के सर्वोत्तम मानकों का पालन किया जाता है। मरीजों की सुविधा के लिए 30 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन काउंटर तथा फार्मेसी काउंटर बढ़ाए गए। हॉस्पिटल ब्लॉक में नई फार्मेसी खोली गई। अस्पताल के इमरजेंसी में 120 से अधिक बेड बढ़ाए गए। संस्थान की इमरजेंसी में हर रोज करीब 550 मरीज और साल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रोगी है। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रायल एरिया में जो 22 बेड अवेलेबल थे उसमें 30 बेड बढ़ा के 52 बेड किया गया। संस्थान की ओपीडी में, जैसा कि अध्यक्ष सर ने बताया, संस्थान की ओपीडी में लगभग 9 लाख रोगियों से अधिक रोगियों ने परामर्श प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 से 2 लाख अधिक है। इसी तरह 50,000 से अधिक रोगियों को भर्ती कर चिकित्सा दी गई, जिनमें 20,000 से अधिक रोगियों का इलाज सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा किया गया। कार्डियोलॉजी विभाग में 6,000 मरीजों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई। न्यूरो सर्जरी विभाग में लगभग 1500 और गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में लगभग 1200 से अधिक जटिल सर्जरी की गई। 750 से अधिक कैंसर मरीजों को सर्जरी तथा 12,000 से ज्यादा कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सुविधा दिया गया। लगभग 6,000 प्रसूताओं ने संस्थान में मातृत्व प्राप्त किया, जिनमें से लगभग 3,000 शिशुओं का जन्म सीजेरियन सेक्शन से हुआ। साथ ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग में 200 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए और इसके साथ ही यह संस्थान यह उपलब्धि हासिल करने वाला SGPGI के बाद प्रदेश का दूसरा संस्थान बन गया।
संस्थान में बधिर बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट तथा थैलेसीमिया रोगियों के लिए निःशुल्क थेरेपी दवा उपलब्ध कराए जाते हैं। विगत वर्ष में संस्थान के डायग्नोस्टिक विभागों द्वारा लगभग 25 लाख जांचें की गई, जिसमें लगभग 1000 एडवांस मॉलिक्यूलर जांचें भी शामिल हैं। संस्थान द्वारा पेट स्कैन, MRI, CT स्कैन और अन्य रेडियोलॉजिकल जांचें अनुरोध जारी हैं और उनको बढ़ाया जा रहा है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा गत वर्ष 50,000 से ज्यादा यूनिट के ब्लड कंपोनेंट की सप्लाई की गई। संस्थान में आने वाले रोगियों में उच्च क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए HRF का व्यवस्था किया गया, जिसकी वजह से न्यूनतम दरों पर मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जा रही है। हमने प्रदेश एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा रोगी लाभ उठाए, उसमें 23,000 से अधिक रोगियों को कुल 100 करोड़ से अधिक मूल्य की चिकित्सा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई गई। संस्थान को उच्च गुणवत्ता की सेवाओं के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड NABH ने मान्यता प्राप्त की और इस तरह पब्लिक सेक्टर का इकलौता संस्थान है जहाँ पे हॉस्पिटल पूरी तरह NABH से प्रमाणित है। यह सभी हाई क्वालिटी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन की नियुक्ति की जरूरत होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि संस्थान द्वारा निकाले गए विज्ञापन के सापेक्ष सभी पदों पर 440 नियमित नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। 204 नियमित कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। 250 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स और 55 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का चयन किया गया तथा आउटसोर्सिंग के पदों पर 400 से अधिक नियुक्तियां की गई। एकेडमिक परिषद में यहाँ NMC से मान्यता प्राप्त 200 MBBS सीटें हैं और MD, MS, DM, MCH, DNB, PDCC, PTF आदि पाठ्यक्रमों के 158 से ज्यादा सीटें हैं। नर्सिंग तथा पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर बात करूं तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हमारे पास हर साल नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त 40 BSc नर्सिंग छात्र एडमिशन ले रहे हैं। इन्हीं के साथ ही पैरामेडिकल में MSc न्यूक्लियर मेडिसिन, लैब मेडिसिन और और बाकी के डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में भी डिप्लोमा कार्यक्रम चल रहे हैं। शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इस साल विभिन्न विभागों में 50 से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए। इनमें कई प्रोजेक्ट ICMR, DBT, DSP और अन्य राष्ट्रीय संगठनों से वित्त पोषित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में संस्थान के जागरूकता कार्यक्रम जैसे पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामुदायिक स्वच्छता, टीकाकरण अभियान, निःशुल्क जांच शिविर, संक्रामक रोगों से बचाव एवं इसके निदान, नशा उन्मूलन, अंगदान, रक्तदान इत्यादि विषयों पर शहरी और ग्रामीण जनता के बीच में जागरूकता फैलाया गया। इनमें हर घर दस्तक अभियान से बीमारियों और उनके रोकथाम के उपायों की जानकारी भी शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्द ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में न्यूरो साइंस सेंटर का संचालन होना है, जिसमें प्रदेश का पहला गामा नाइफ उपलब्ध होगा। साथ ही आर्गन ट्रांसप्लांट ब्लॉक का निर्माण शुरू करा दिया गया है, जिससे जल्द ही लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के साथ उसकी भी सुविधाएं शुरू की जाएगी। सर्जिकल सुविधाओं में रोबोटिक सर्जरी भी योजना में है, जिससे कैंसर, किडनी एवं क्रिटिकल सर्जरी की सुविधा प्रदेश में भी उपलब्ध हो जाएगी। संस्थान से इस वर्ष 250 करोड़ के हाई उपकरण खरीदने के प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने सफल स्वीकृत किया। सर, इसके लिए संस्थान आपका आभारी है। वर्तमान में छात्र छात्राएं मेन विभूति खंड कैंपस से 8 किलोमीटर दूर शहीद पथ कैंपस में रहते हैं, जिससे रोज लगभग 1000 छात्र छात्राओं को इस कैंपस में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका खान पान, सुरक्षा जैसी अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। साथ ही इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है और NMC के मानक के अनुसार अवेलेबल बेड्स में से 770 बेड गार्ड इस फैसिलिटी को अलॉट करना पड़ता है, जिससे सुपर स्पेशलिटी में बेडों की संख्या काफी कम होती है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आए हुए मरीजों को भर्ती करना कई बार मुश्किल साबित होता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर शहीद पथ कैंपस में भी 1000 बेड का अस्पताल और टीचिंग क्लास बनाने का प्रस्ताव है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में आप
सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के फैकल्टी तथा समस्त कार्यों के कार्य के प्रति समर्पण से मैं अभिभूत हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आईएमएल संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गनिर्देशन में निरामय उत्तर प्रदेश के दृढ़ संकल्प को पूरा करेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम भविष्य में और भी सफलताओं की ओर अग्रसर होंगे एवं चिकित्सा शिक्षा, रोगी देखभाल, नए अनुसंधान और नवाचारों में नए आयाम स्थापित करेंगे। इसी के साथ आप सबको फिर से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद निदेशक महोदय। अब मैं आज के इस समारोह के अति विशिष्ट अतिथि, इनका विशेष स्नेह हमेशा से हमारे संस्थान पर बना रहता है, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ और शिशु कल्याण श्री वेंकटेश्वर शास्त्री जी का अनुरोध करूंगा कि आज के शुभ अवसर पर अपने उपहार व्यक्त करें। माननीय राज्य मंत्री जी। संस्थान के चौथे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बुलाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे बड़े भाई चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, संस्थान के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सीएम सिंह जी, प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी, बीसी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, इस संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, इस संस्थान के सेवानिवृत्त निदेशक प्रोफेसर दीपक मालवीय जी, प्रोफेसर गुजरात हुसैन यशोदी बरहाल जी, डॉक्टर प्रीति एरेंस इंफ्यूजन मेडिसिन, प्रोफेसर तरुण सिंह जो कि संस्थान के डीन है, सभी फैकल्टी मेंबर्स, रेजिडेंट, पैरामेडिकल के सभी हमारे, नर्सिंग के सभी और छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पे पूरे संस्थान को बधाई देता हूँ। संस्थान को 14 वर्ष हो गए स्थापित हुए, अभी नाबालिग, लेकिन नाबालिग होने के बाद भी पिछले महाराज के निर्देशन में पिछले 5 से 7 वर्षों में जिस प्रकार से संस्थान में अग्रतर प्रगति की है और जिस प्रकार से पीजीआई बहुत पुराना संस्थान है, केजीएम भी बहुत पुराना संस्थान है, लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में हम लोग लगभग एकदम पैरेलल हो गए हैं। और शायद बाद में 100 साल से ऊपर संस्थान के करीब पहुंचना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मैं संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स को शुभकामनाएं दूंगा। आप सबके अथक प्रयास से जिस प्रकार से ये संस्थान फल फूल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छी स्पर्धा, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएम हो या राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट हो, एक अच्छी स्पर्धा से हम लोग हर विषय में विश्व स्तर के बनेंगे। इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर जो आज आप सबको पूरे संस्थान को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि संस्थान एक देश की सबसे बड़ी संस्थान बन के उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री महोदय। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, वो सरल सुलभ है, अर्थात सर्वजन सुलभ सरल राजनेता। इसी कारण से कोविड-19 महामारी के दौरान माननीय द्वारा लोगों को दी गई मदद हम सभी की स्मृतियों में है। जी हाँ, मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ और शिशु कल्याण माननीय
प्रदेश पाठक जी को कि वे आज के पावन अवसर पर अपने हृदयकारों को शपथ दें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के चौथे वार्षिक स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ राज्य मंत्री हमारे मित्र आदरणीय वेंकटेश्वर शरण सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय पार्थ आरती सेन शर्मा जी, निदेशक आदरणीय डॉक्टर CM सिंह साहब, CMS प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का हम स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रहे हैं। अभी निदेशक महोदय ने प्रगति गाथा के साथ साथ यहाँ किए जा रहे चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां विस्तृत रूप से आपने समझ सकते हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि किस ढंग से संस्थान ने प्रदेश के पैमाने पर, देश के पैमाने पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। ये सच्चाई है कि KGMU बहुत पुराना संस्थान है। वहां से निकले चिकित्सक पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में मरीजों को भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी उपलब्ध करा रहा है। PGI ने अपने स्थापना काल से ही पूरे प्रदेश में विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल की भूमिका हमेशा अदा की। क्रिटिकल केयर मैं कह सकता हूं कि PGI से बेहतर आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। आज जब कोई पीड़ित मरीज हमारे पास आता है, उसके परिवेश की जांच करने की स्थिति होती है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी PGI होता है, दूसरी प्रायोरिटी लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान होता है। ये मुझे कहने में फख्र का अनुभव हो रहा है। इतने कम लोग अभी बहुत कम बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 17 से 22 वाले कार्यकाल में इसी परिसर में, आयुर्विज्ञान के परिसर में इसको संस्थान बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। हम सब वहां उपस्थित थे और उस दिन से लेकर के मात्र हमें लगता है कि अभी 4 साल बीते हैं। 4 साल में इतना सब कुछ किया है कि आप पूरे प्रदेश में जो विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल है उसमें बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट के एजुकेशन के मामले में भी आपने अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ और शासन की तरफ से मैं संस्थान को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि संस्था को आगे बढ़ाने में हर किस्म के मरीजों के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सबको मरीजों को भगवान मान करके सेवा करना होगा। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ अस्पताल परिसर में, संस्थान परिसर में जगह की बहुत ही कमी है। पास में दूरदर्शन की जगह बड़ी है, लैंड बड़ी है। हमने केंद्र सरकार से पत्राचार किया है, उस लैंड को दूरदर्शन हमें भाड़े पर तो देने को तैयार है, लीज पर देने को तैयार है, लेकिन अभी ट्रांसफर होने की स्थिति में थोड़ी बाधा है। तो हमने आग्रह किया है निदेशक महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से भी आग्रह किया है कि यदि सस्ते रेट पर हमें लीज पर ही ली जाए तो हमारे पास में जगह बढ़ जाने से तो हमारा संस्थान और तेजी के साथ प्रगति कर सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को मैं लाया हूँ और मुझे लगता है कि ये संस्थान एक दिन पूरे प्रदेश का, पूरे देश का व्यवस्थित चिकित्सा के क्षेत्र में सुव्यवस्थित चिकित्सा संस्थान बनेगा। साथ ही स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए, अव्वल दर्जे की पढ़ाई के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। किसी भी शैक्षणिक संस्थान या विभाग में जब भी वही चिकित्सा संस्थान कुछ शिक्षक ऐसे अवश्य होते हैं जो हमेशा से अपने नियमित क्लिनिकल कार्यों के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे संस्थान का नाम रोशन होता है। और फिर वो चाहे शोध कार्य हो या प्रशासनिक कार्य हो या सांस्कृतिक या खेल हो, उन्हें सम्मानित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। और उन सभी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि यह सम्मान उन्हें हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से
मेडिकल एंड क्लिनिकल विभागों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संकाय सदस्यों को सम्मानित करें। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ संस्थान के डीन प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह जी का कि वो उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी संकाय सदस्यों के नामों की घोषणा करें और समस्त अति विशिष्ट अतिथिगणों से कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सहयोग करें। श्री प्रद्युम्न सिंह जी। धन्यवाद। नमस्कार। विगत वर्ष 2023-24 में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित संकाय सदस्यों को मैं मंच पर बुलाकर पुरस्कार हेतु महोदय आपके समक्ष प्रदान करता हूँ। श्रेणीवार सर्वप्रथम डायरेक्टर मेरिट अवार्ड के लिए प्री एंड पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित दीक्षित ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट प्रोफेसर जूनियर ग्रेड डॉक्टर विभा गंगवार डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Next, for clinical department, Associate Professor Dr. Neha Rai, Department of Pediatrics. Professor Junior Grade Dr. Ritu Karoli, आज नहीं है, उनकी जगह पे श्री अनिता इंदिरा नगर देंगे। Clinical Department Professor Dr. Madhur Rastogi, Department of Radiation Oncology. Next, Super Specialty Department in category of Associate Professor Dr. Abdul Kavi, Department of Neurology, for Director Merit Award. Super Specialty Department Professor Junior Grade Dr. Sanjeev Kumar Singh, Department of Neurology. Super Specialty Department in category of Professor, Professor Deepak Kumar Singh, Department of Neurosurgery. And now, finally, for the Director Excellence Award, which goes to Professor Jyotsna Agarwal, Head of Department of Microbiology, Assistant Registrar and Theoretical Medical Education Unit. धन्यवाद। महोदय वो कहते हैं कि यदि माननीय मोड़ माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि संस्थान का जो एनुअल वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, उसका जो विमोचन है वो भी संस्थान परिवार आपके कमलों से ये कराना चाहता है। तो साथ ही संस्थान में कुछ आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे यहाँ के अध्ययनरत छात्रों, कार्यरत संकाय सदस्यों और आकस्मिक चिकित्सा से आने वाले मरीजों का भी बहुत सहूलियत और सुविधा हो जाएगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि इन समस्त सुविधाओं का लोकार्पण भी अपने कमलों से करें। संस्थान परिवार हमेशा आपका नहीं रहेगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। महोदय
की आज्ञा हो तो जिन संकाय सदस्यों को आज ये पुरस्कार या सम्मान मिला है उनके साथ ही फोटो वो आपके पीछे खड़े हो सकते हैं सर, और एक फोटो हो सकती है। धन्यवाद महोदय। बात एक सोच की है। अगर मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत। ये उसी ठानने का नतीजा है कि पिछले 7 वर्षों में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह से होता हुआ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले उत्कृष्ट प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। और यह ठाना है प्रेरक व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया प्रजा हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इन्हीं शब्दों और आपकी तालियों के साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपनी ऊर्जा वाणी एवं आर्थिक वचनों से हम सभी को अभिसूचित करते हुए अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 4th वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और इस स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेंद्रेश्वर सोमन सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर सेन सिंह जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले 4th स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान पिछले 14 वर्ष की अपने अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है, इसकी भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबकी प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन की विकास की क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। बीज का वृक्ष बन जाना यह संस्कृति है, बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर
चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को इससे जुड़े हुए यहाँ के जितने भी यहाँ के प्रबंधन समिति से प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को मत नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा, बोलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़ करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया पुरस्कार का लाभ जनता जनार्दन को ही प्राप्त होगा। यश के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस यश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन में धंधा से भी संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अभी तो विभाग के साथ साथ शासन भी अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है। संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अपयश है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है। और जब हम आरएनएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गेटवे है। वहां की पूरी भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया को कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनीतिक मिलता है और जब उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है तो वे चौंकते हैं इस आबादी को। लेकिन
ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वहीं साथ ही साथ हमारे सामने यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहाँ पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उन्होंने संस्थान के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, पीजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड्स का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक होता है कि हम अपने को आत्मना स्वयं कर सके और भविष्य की कार्य योजना को फिर उसके लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करते समय इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख भी किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है, और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हो गए। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है, और पेशेंट आपने यहाँ पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में देखे, 50,000 से अधिक ऐसे थे जिनको आईपीडी में आप यहाँ पर इंडोर फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक फिर उन्हें यहाँ से औपचारिक करके उन्हें यहाँ से उनके घर की तरफ प्रस्थान कराया। वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पे उपचार का लाभ दे रहे हैं, और मुझे लगता है अगर उसके डाटा भी हर एक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार होकर के अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे लगता बड़ा लाभ इसके माध्यम से न केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हम लोगों को स्वयं पे विश्वास नहीं होता, और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं कि आज दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसकी तरफ भागते हैं, अपने स्तर पर नहीं। मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है जितना अनुभवी होगा उतना उसका लाभ मिलता है, और उसका लाभ अनावश्यक कभी नहीं होता, उसका अनुभव व्यवहारिक होता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। मेरे हाथ में एक समस्या आ गई थी, मैं परेशान था। मैंने एक संस्थान में जाके 2 वर्ष पहले ऑपरेशन कराया, फिर से समस्या खड़ी हो गई। मैं अचानक गत सप्ताह गोरखपुर गया था, एक डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपके हाथ में पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसको देख लूं। वो बेचारा चुपचाप अपने जेब में एक इंजेक्शन भी लेके आया था। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो।
और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, अब एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं, मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा देखिए मैं अभी इसको ठीक करवा देता हूं। मैंने कहा मुझे बताओ कितना इसमें खर्चा लगेगा। देखिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा खर्चा नहीं लगेगा, मैं उसके बाद आपके साथ एक सेल्फी लूंगा। देखिए उन्होंने एक बात कही, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। आज मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में, आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको वो समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता है ये अपने आप में एक यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा जीवन मैंने इस पे किया, अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, यही कोई बीमारी नहीं होती है, इस पे अगर आपको मैं कहूं तो एक आयुर्वेद की एक दवा है, अगर आप उचित समझेंगे तो इसको आप ले लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर अपने जीवन में इन बातों से गुजरते हैं, लेकिन हम उसको हल्केपन से ले लेते हैं, हल्केपन से ले लेते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि चलिए ये चीजें सस्ती मिल रही हैं, सरलता के साथ मिल रही हैं, या फ्री में मिल रही हैं, तो चलो हम भी देख लेते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को इस सब की बहुत जानकारी नहीं होती। भाई दवा अनावश्यक लेना ये अच्छी बात थोड़ा है। बहुत सारे लोग रोग कुछ नहीं, लेकिन दवा खाई जा रहे हैं, खवाई जा रहे हैं। क्यों अनावश्यक उसको दवा दे रहे हैं? या जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही आप दो, उससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वे दवा है तो कहीं ना कहीं दावा तो करेगी ही करेगी। तो अगर आप रोग के उपचार के लिए उसका उपयोग करेंगे तो दुहाई देगी, नहीं तो दावा तो अपना करेगी, फिर साइड इफेक्ट उसके होंगे ही होंगे। और ये अक्सर कैसे होता ज्ञानता में, मैं एक बार एक दूर दराज के गांव में गया था, मैं सांसद था गोरखपुर से, तो मैं ऐसे ही बैठा था, अचानक बाहर हल्ला हो रहा था, तो मैं गया, मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा ये क्या लाइन क्यों लगी है? तो वहां पे मुझे बताया गया कि वहां एक वैन आके रुकी थी और वैन से दवा मिल रही थी। तो मैंने कहा ये दवा काहे की मिल रही भाई? उसने कहा साहब ये लेप्रोसी के खिलाफ हमारा एक अभियान चल रहा है, उसमें दे दो। तो मैंने कहा कि सब लोग कुष्ठ रोगी हो गए क्या? कहा सब मांग रहे हैं। तो अबे हमने कहा ऐसे दे दोगे किसी को भी? और सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या तुम लोगों को कुष्ठ रोग हो गया क्या? क्यों तुम मांग रहे हो दवा, क्यों ले रहे हो? कहा साहब फ्री में मिल रही है। अरे कौन सी बात हो गई? बांटने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों ने भी किया, फ्री में मिल रही है तो हम दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें उसकी कीमत को समझना पड़ेगा, जरूरतमंद को देना पड़ेगा, जरूरतमंद को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है आज के दिन पे। जब हम केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई के पास आने वाली भीड़ को देखते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि नीचे स्तर पर क्यों ये भीड़ केंद्रित नहीं हो पाती। ये संस्थान उतने ही लोग यहां पर आए,
अनावश्यक भीड़ न हो, बल्कि उतने लोग यहां पर आए और शेष अन्य लोगों को हम नीचे स्तर पर, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, या सीएससी हैं, पीएससी हैं, या पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर टेलीमेडिसिन के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए। हर सप्ताह जिले की टीम किसी न किसी पीएससी के अंदर वहां के चिकित्सक जाकर के आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं और करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए। क्या हम इसके विस्तार को और आगे बढ़ा सकते हैं? होता क्या है, जब लोगों को लगता है कि सब फ्री में मिल रहा है तो क्या उनको ये लगता है जैसे दवा ले लेंगे तो ये कोई टॉनिक होगी। वो टॉनिक तो नहीं, लेकिन टॉन्सिल जरूर पैदा कर देगी। और ये चीजें अक्सर देखने को मिलता है। आज मेरा ये मानना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन ने इतना फैसिलिटेट किया है। उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी, याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी होगी कि आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, यह संभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है, हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दिए जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वह फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापकगण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार तो बहुत मायने रखता है। एक डॉक्टर अनुभवी होने के साथ साथ, उस फील्ड का विशेषज्ञ होने के साथ साथ उसका उतना ही संवेदनशील होना भी आवश्यक होता है। अगर वह ये तीनों गुणों से परिपूर्ण है तो आम जनता उसके प्रति कितनी अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग उसके प्रति यथा सम्मान का भाव रखते हैं और उस सम्मान के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अब ये हॉस्पिटल ही नहीं, अब तो ये इंस्टीट्यूट बन चुका है। अभी भी हमें देखना होगा एक एक पेशेंट के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, बीमारी के उपचार के लिए किस किस चरण में आपको क्या कुछ करना पड़ा है, ये सारे लक्षण बता देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे। यह आवश्यक नहीं कि एक ही दवा एक व्यक्ति पर, सभी लोगों पर एक पर अगर वह अनुकूल हुई तो सभी पे हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, देश काल और परिस्थिति भी उसको प्रभावित करती है। लेकिन क्या इस पर कोई कंप्रिहेंसिव स्टडी हम लोगों के द्वारा कभी की जाती है? हम करते हैं? नहीं हो पाता।
और मुझे लगता है संस्थान बनने के बाद हमें अनिवार्य रूप से हर एक फैकल्टी मेंबर के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वह अपने प्रत्येक पेशेंट के प्रत्येक उसको लेकर के दें, हर महीने एक स्टडी पेपर लिखने की आदत डालें, फिर देखें उसमें रिजल्ट क्या है, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में उनके आर्टिकल छपे, फिर इस पर रिसर्च की गतिविधि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर अपने पेटेंट की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है संस्थान तब प्रगति करते हुए दिखाई देगा और लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। उस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें आज अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अवेयरनेस का, पेशेंट में भी अवेयरनेस का भाव, जो मैंने कहा ना कि उतने लोग एक की दवा के लिए, उन बीमारी नहीं लेकिन दवा के लिए फ्री में मिल रही इसलिए लेने के लिए चले गए। बताना पड़ेगा, आवश्यकता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। भाई दवा से नहीं होता है, बहुत बार व्यक्ति के रहन सहन खान पान पर भी बीमारी निर्भर करती है। हम उनको बताएं इसके बारे में, समय पे जगना, समय पे भोजन करना, भोजन की मात्रा भी इस प्रकार से रहे कि वो स्वस्थ लगे ही नहीं, दिखे भी, और साथ साथ उसके अनुरूप आचरण भी वो उसका दिखना चाहिए। हम इसके बारे में भी उसको बता सकते हैं और उस दिशा में उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग पेशेंट को यह भी बता सकते हैं केवल दवा लेने से नहीं होगा। भी अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामान्य, उसमें भी अगर आप उन लोगों को बताएंगे व्यवहारिक जीवन में क्या चीजें हो सकती हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति 11 बजे सो के उठेगा और रात्रि को 2 बजे 3 बजे सोएगा, तो आप उसको आरोग्य होने की कल्पना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह कठिन ही होगा। उसको हमें समय पे जगने और समय पे सोने की भी आदत डलवानी पड़ेगी। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अब दिनचर्या ठीक तो करिए पहले अपनी, दवा से कब तक जियोगे। हम उसको इस दिशा में भी प्रेरित करें, सही दिनचर्या हो, आरोग्यता की सबसे पहले लक्षण होंगे। अगर हम इस दिशा में उसको प्रेरित करते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और फिर हॉस्पिटल्स के साथ, सीएससी के साथ, पीएचसी के साथ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ इंस्टीट्यूट का आपस में एक कोलैबोरेशन हो, आपस में एक समन्वय हो, एक दूसरे के बारे में हम लोग जोड़ें, टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ें, समय समय पर वहां के चिकित्सकों को यहां भेजें, यहां के विशेषज्ञ वहां जाएं, वहां लोगों को बताएं, वहां के चिकित्सकों के साथ भी अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें, अनुभव का आदान प्रदान करें। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। आईएमए के साथ भी हम बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, आखिर वे भी तो कार्य कर रहे हैं, उससे परिणाम आएंगे। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम किस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में इस सत्र में एडमिशन हुए हैं, 6 अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। आने वाले समय में ये मान के चलिए कि आने वाले समय में अगले 5-7 वर्षों के अंदर डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मिलेंगे, पीएचसी के भी मिलेंगे, सीएससी के लिए भी मिलेंगे। हमें यहां पर अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे, और जिस दिशा में चाहे वह आरएमएल हो, एसजीपीसीआई हो, केजीएमयू हो और अन्य संस्थान आगे बढ़ रहे हैं, ये सब देखते हुए हम मानते हैं कि इसके परिणाम आएंगे और अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट भी हमें उपलब्ध होंगे। लेकिन हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? हमें उस समय टीम वर्क को कार्य करने के परिणामों के बारे में भी सोचना होगा।
मैं बार बार आपसे इस बारे में बताता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश आरएमएल उसका गेटवे है और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सीजन में हर वर्ष आज से 5 वर्ष पहले तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से ग्रस्त था। इस सीजन में 1200 से 1500 मौतें होती थी अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में एकमात्र जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसी में 500 से 700 मौतें होती थी। इस सीजन में मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक, यानी 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। और उस दौरान जब मौतें होती थी, वहां की स्थिति अगर आप देखते कितना विभत्स होती थी, बड़ी भयावह होती थी। और एक क्रम 40 वर्षों से चल रहा था। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। नारे बहुत लगते हैं, लोग दावा बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस 50,000 बच्चों की मौत का दोषी कौन है? क्या वह सिस्टम नहीं जो वोट बैंक बना करके उन लोगों को बहकाने का कार्य तो करता है, लेकिन जब उसके लिए सुविधा देनी होती है, उसे फैसिलिटेट करना होता है, तब ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। और क्या ये सच नहीं था कि बच्चे इसलिए मर रहे थे क्योंकि सुविधाओं का अभाव था? ये सुविधा केवल स्वास्थ्य का ही नहीं था, पेयजल का भी था, स्वच्छता का भी था, आपसी समन्वय का भी था। वहां पर लोगों की जो दिनचर्या थी उसका भी दुष्प्रभाव था। मैं 1998 में पहली बार जब गोरखपुर से सांसद बना था, तो उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि क्या होगा। तो मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा था कि मैं इसको संसद में रखूं। संसद में गया तो संसद में मुझे बोला गया कि नहीं, ये राज्य का मुद्दा है। लड़ा कि नहीं, मुझे तो उठाना है। अंततः मुझे अनुमति मिली और संसद का 1999 से लेकर के 2017 तक, जब तक मैं सांसद था, तब तक कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर किसी न किसी बहाने में इस मुद्दे को सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा। इंसेफ्लाइटिस के नाते ही गोरखपुर में एम्स भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर में इसीलिए दिया कि भाई इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी में उपचार की सुविधा वहां होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना, वहां पे वायरल रिसर्च का एक रीजनल सेंटर बना और लगातार आंदोलन होते थे हम लोगों के, सड़क से लेकर के सदन तक। जब विपक्ष में रहते थे तो सड़कों पे आंदोलन करते थे, सत्ता में रहते तो सदन में उठाते थे, लेकिन 17 में जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। अब मुख्यमंत्री बना तो कैसे इस समस्या का समाधान होगा? चैलेंज था। तब तक हमने इस बात को देखा था, क्योंकि मैं जाता था इस सीजन में, हर सप्ताह मेडिकल कॉलेज का दौरा करता था, हॉस्पिटल का दौरा करता था, एक एक बेड में हालचाल लेता था, पूछता था, डॉक्टर्स के साथ भी बैठता था, कैसे उपचार होगा। इस फील्ड पे थोड़ा काम करने वाले लोगों के बारे में बातचीत, उनसे भी बातचीत करता था। तो मेरी समझ में आ गया था केवल स्वास्थ्य विभाग इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, मिलके करना होगा, मिलके लड़ना होगा, आपसी समन्वय से समस्या का समाधान होगा। और फिर मैंने यहाँ पे लखनऊ में हम लोगों ने अलग अलग विभागों की, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग भी था, नगर विकास विभाग भी था,
ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग भी था, महिला और बाल कल्याण विभाग भी था, दिव्यांगजन कल्याण विभाग भी था, कृषि विभाग भी था। इन सबको जोड़ करके सबसे कहा गया कि भी स्वास्थ्य विभाग इसको लीड करेगा, नोडल विभाग वही होगा, लेकिन अन्य लोगों को भी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। नगर विकास स्वच्छता के साथ साथ पेयजल की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराएगा, शुद्ध पेयजल हो यह सुनिश्चित करेगा। ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति शुद्ध हो यह सुनिश्चित करेगा। पंचायती राज विभाग स्वच्छता के विशेष अभियान को उन क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर चलाएगा। फॉगिंग हो, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो, ये भी वहां पे निरंतर चलते रहने चाहिए। ऐसे ही महिला और बाल विकास विभाग वहां पर पोषाहार की सुविधा उन सभी को उपलब्ध करवाने का काम करेगा। कुपोषित बच्चे हो, कुपोषित माता हो, इन सबको उपलब्ध करवाएगा। और सभी विभागों ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग ने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए। पीएससी, सीएससी में जो डॉक्टर्स तैनात, वहां डॉक्टर्स को पूरा तैनाती करने के साथ साथ उनका प्रशिक्षण करवाया। आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी को भी प्रशिक्षित किया गया। यह सुनिश्चित हुआ कि घर घर जाकर के हम अभियान चलाएंगे, संचारी रोग अभियान का, नियंत्रण का, दस्तक अभियान चलाएंगे। डोर टू डोर जाकर के बोलेंगे कोई बीमार तो नहीं है, कोई। परिणाम क्या रहा? इनसे यानी 108, 102 की एम्बुलेंस भी लगाई गई। कोई पेशेंट निजी वाहन से नहीं जाएगा, किसी 3 व्हीलर से, 4 व्हीलर से हॉस्पिटल नहीं जाएगा, एम्बुलेंस से पहुंचेगा। परिणाम क्या है? 17 में सरकार आई, जुलाई में हमने अभियान प्रारंभ किया और मात्र 2 वर्ष में 19 में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित कर दिया। आज मौतें वहां 0 हो गई है। आज मौत वहां 0 है। मैं इस बार भी 2 बार गया, पूरा सर्वे करके आया। आज खुशहाली है, इतने बच्चों की जानें बची हैं, बेहतर समन्वय से, बेहतर संवाद से। आखिर ये जो बच्चे हैं, ये किसी जाति, मत और मजहब से नहीं, ये हमारे राज्य और हमारे देश की एक धरोहर है। उसको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। सुविधा देना, उसको फैसिलिटेट करना इस सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार के तंत्र के रूप में तो आप ही काम करते हैं। उस तक पहुंचाना, सही मिले, समय पे मिले, यह आवश्यक है। और परिणाम क्या है? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत जिस क्षेत्र में होती थी, आज वहां इंसेफ्लाइटिस गायब है, एकदम गायब है। और जो अभियान चला, परिणाम क्या रहा? संचारी रोग नियंत्रण अभियान का, डेंगू नियंत्रित, मलेरिया नियंत्रित, कालाजार नियंत्रित। ये तो इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस होता था, साथ साथ मलेरिया भी आता था, डेंगू भी आता था। और वहां तो एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वहां तो एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे। लेकिन उससे प्रभावित होता था राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय भी, क्योंकि भीड़ सबसे पहले यहीं आती थी, यहां पर फिर वो लोड पड़ता था। फिर केजीएमयू में, एसजीपीजीआई में, सब जगह लोग जाते थे, भटकते रहते थे। यहां के सिविल हॉस्पिटल में अन्य हॉस्पिटल भी भरे पड़े रहते थे, कहां जाते हो लोग? लेकिन आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक इस पे कोई स्टडी पेपर भी नहीं लिखा गया। मैंने बहुत बार कहा कि भाई लिखो, इसको भेजो, एक सफलतम मॉडल है ये, क्योंकि मॉडल इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे अगर एक अभियान, और इसी मॉडल का परिणाम है कि जब 2020 में कोविड-19 आया था तो मैंने तत्काल टीम 11 का गठन कर दिया था कि भाई अब हम लोगों को इस पर भी लगाम कसना है। इंसेफ्लाइटिस की सफलतापूर्वक समाधान के बाद
कोविड-19 के लिए हम लोगों ने उस समय एक प्रयास प्रारंभ किए थे। व्यक्ति अनुभव से ही सीखता, मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूं, हमें तो वही अनुभव था, उसी अनुभव का लाभ हम लोगों ने वहां पे दिया। दूसरा, हमारी कमी है, हम अपने डाटा को संकलित नहीं कर पाते। आज तो आपके पास तकनीक है, डाटा संकलन करिए। आपके जो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट खराब आती है, इसका परिणाम है डाटा अपलोड नहीं होते समय पे। हम समय पे डाटा को अपलोड नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्तर पर नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट इतने बुरे नहीं, लेकिन रिजल्ट डाटा अपलोड न होने के कारण बुरे दिखाई देते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हमें बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज जब आप अपना चतुर्थ स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ यहां जुड़े हुए हैं, एक लंबी यात्रा की तैयारी के लिए अभी से न केवल उपचार का बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास वे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक छोटी सी अवधि में एक हॉस्पिटल एक संस्थान के रूप में विकसित होकर के एक नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थान ने आज अपनी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर अपनी एक बुकलेट के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, उसका आज विमोचन हुआ है। संस्थान के अंदर जो अन्य विकास के कार्य हुए हैं, उनका भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इससे चिकित्सालय से जुड़े हुए यहां के प्राध्यापकगण, चिकित्सकगण, यहां के छात्र छात्राएं, बल्कि यहां पर आने वाले प्रत्येक पेशेंट को भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहां पे इंस्टीट्यूट आयुर्विज्ञान संस्थान बेहतरीन तरीके के साथ अपनी पहचान अपने कार्यों के माध्यम से करेगा। आपका कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। आप पर पहचान थोपने की जबरदस्ती कोई थोपे ना, बल्कि आपके कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है ये संभव है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि जीवन में सफलता के लिए दो रास्ते होते हैं, एक समस्या है, दूसरा समाधान है। समस्या पे अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी। अक्सर मैं देखता हूं जब हम समस्या की चर्चा करते हैं तो लोग उस समस्या पे नई समस्या खड़ी करते हैं, उसको मकड़े के जाल की तरह उलझाते हैं। आप समस्या को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, क्योंकि समस्या नए नए रास्ते देगी आपको बहाना बनाने के। समस्या होती है बहाना के लिए। आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते मिल जाएंगे, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान उस समाधान की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आपको मैं चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।